आलू में लगने वाली एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। यूरोप के आयरलैंड देश में 1845 से लेके 1852 तक आलू में लेट ब्लाइट नाम की बीमारी, जिसे हम पिछोत्रा झुलसा या पाछोत्रो सुकारो हम बोलते हैं, वो रोग आ गया था। और उसका इतना सीवियर डैमेज था कि जिसकी वजह से उनका पूरा सीजन का क्रॉप फेल हो रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसका पूरा क्रॉप फेल होने की वजह से आयरलैंड के लोगों को 10 लाख लोगों को भूखमरे की वजह से मृत्यु हो गई उनकी, और 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। आयरलैंड देश में मेनली आलू की खेती होती थी और उसकी 1/3 पॉपुलेशन आलू के लिए ही अपने खाने के लिए निर्भर थी। तो इस वजह से इतना बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा। दोस्तों, ये बीमारी का ये पूरा जो पीरियड रहा वो आयरिश फेमाइन और द ग्रेटेस्ट फेमाइन के नाम से आज भी इतिहास में दर्ज है, और ये बहुत ही खतरनाक और भयानक समय रहा था वो देश के लिए। तो क्या किसान दोस्तों, आप भी अपने क्रॉप को, अपने आलू की फसल को लेट ब्लाइट जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना चाहते हैं तो हम ये वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल खेती से समृद्धि में। चलिए डिटेल में बात करते हैं लेट ब्लाइट नाम की बीमारी की जो आलू में लगती है। तो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि ये बीमारी कैसे लगती है, कौन सी फंगस से लगती है, कब लगती है, अगर लग चुकी है तो उसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और कौन सा ऐसा वेदर मॉड्यूल है, कौन सा ऐसा वातावरण है जब वो हमारे खेत में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आलू में आने वाली लेट ब्लाइट नाम की जो बीमारी है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम के एक ओमाइसेट फंगस से होती है, जो सबसे पहले हमारे फील्ड में हम जो बीज लगाते हैं, सीड ट्यूबर है हमारा, उससे पहली बार हमारे फील्ड में आती है। और जब उसके अनुकूल वातावरण जब उनको मिलता है तब वो जर्मिनेट होके हमारे पौधों को इन्फेक्ट करती है। और उसका सेकेंडरी स्प्रेड ऐसे होता है, जब वो पहली बार बीमारी हमारे पौधे पे लगती है, उसके बाद ये बारिश के पानी के थ्रू या ओस गिर रही है तो तभी ये ज़्यादा फैलती है। और हमारा इरिगेशन वाटर है, अगर आप फ्लड इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन देते हो तो वो इरिगेशन वाटर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, और हवा से तो ये सबसे ज़्यादा फैलती है। और दूसरा इसका ट्रांसफर होता है मैकेनिकल ट्रांसफर, मतलब आपका इम्प्लीमेंट जो कोई फील्ड में आप चला रहे हैं अर्थिंग अप के लिए या स्प्रेइंग के लिए, तो उससे भी होती है। और मेन आदमियों से जो हम हिलचाल होती है हमारे लेबर्स की फील्ड में, तो जहाँ पर इन्फेक्टेड पौधा है वहाँ से अगर कोई गया है तो वो सोर्स अपने साथ चला आता है, और जहाँ पर हेल्दी क्रॉप्स है वहाँ पर उसका इन्फेक्शन जल्दी ही पहुँच जाता है। और दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ये कहाँ कहाँ पर लगता है। तो ये सबसे पहले लीव्स पे हमें देखने को मिलते हैं इनके सिम्टम्स, उसके बाद नोड्स पे, स्टेम पे, और बाद में सीवियर इन्फेक्शन अगर है तो पूरे आलू तक वो इन्फेक्शन उसका चला जाता है। और बात करें सबसे पहले जब लीव्स पे वो दिखता है इसका इन्फेक्शन, तब कैसा दिखता है दोस्तों, पर्पल कलर के हमें धब्बे देखने को मिलते हैं जिसको वाटर सॉक स्पॉट बोलते हैं वो, और उसके सराउंडिंग में हमको लाइट ग्रीन कलर का रिंग जैसा हमें देखने को मिलेगा, और लेटर ऑन पर्पल से ये ग्रे बन के डार्क ब्राउन बन के ब्लैक कलर के स्पॉट में कन्वर्ट होता है। और जहाँ पर इन्फेक्शन लगा है वो पत्ते के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वाइट कॉटनी माइसेलियल ग्रोथ दिखेगा, जहाँ पर से ये फंगस मल्टीप्लाई होता है। तो पत्ते को उल्टा करेंगे तो वहाँ पर वाइट कॉटनी माइसेलियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपका लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, वो स्टेम के ऊपर उसके ब्राउन स्ट्रिप्स बनी होती है, लंबी लंबी पट्टियां जैसे बनी है, ऐसे ब्राउन स्ट्रिप भी हमें देखने को मिलेंगे। और आलू के ऊपर काले धब्बे बने होंगे, आलू को अगर आप काटेंगे तो उसके अंदर भी ब्राउनिश आपको लेसेंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब आगे बात करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की जो बीमारी है वो फील्ड में आने के लिए उसका फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां वातावरण में बनती है जो उसके फैलावे के लिए, उसके जर्मिनेशन के लिए अनुकूल है। दोस्तों मेनली हमारा क्रॉप जब 40 से 60 दिन का होता है तब
पोटैटो लेट ब्लाइट बीमारी की आने की संभावना, पहली बार अपने फील्ड में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हमारा ह्यूमिडिटी वातावरण का जो है, हवामान में जो भेज है वो 90% से ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री के बीच में रहता है डे और नाइट का, और क्लाउडी वेदर रहता है या बारिश हुई है और ड्यू गिरता है कंटिन्यूसली, फॉगी एटमॉस्फेयर रहता है। अगर हमारा सन है वो प्रॉपरली दिन में नहीं दिखता क्लाउड्स की वजह से, और ऐसी परिस्थितियाँ जब 6 से 7 दिन तक बनी रहती है तो 110% लेट ब्लाइट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेट ब्लाइट बीमारी को आलू में आने से पहले ही रोकने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जो सीड पसंद कर रहे हैं, सीड ट्यूबर है हमारा, वो हेल्दी सीड ट्यूबर खरीदे, लेट ब्लाइट इन्फेक्टेड प्लॉट ना हो जब उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो बात सुनिश्चित करें। दूसरा, वेदर को मॉनिटर करते रहें। आपके एरिया में अभी बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, मोबाइल में भी आप वेदर को फोरकास्ट देख सकते हैं और फिजिकली भी आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। दोस्तों, जब वेदर मैंने जैसे आगे डिस्कस किया, जो फेवरेबल वेदर कंडीशन है वो बनती है, तो आप फील्ड में रेगुलरली चक्कर लगा के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अभी इनिशिएशन उसका नहीं हुआ है। और आप रेगुलर शेड्यूल में अगर आपको एडवांस में फोरकास्ट नज़र आता है कि बारिश होने वाली है और ज़्यादा ओस गिरने की संभावना है, ड्यू गिरने की संभावना है, तो आप अपना इरिगेशन को कम से कम कर दीजिए, कम टाइम कर दीजिए। और जो खास करके स्प्रिंकलर इरिगेशन से इरिगेशन करते हैं वो लोग ये टाइम में इरिगेशन ना करें। बारिश हुई है या फिर पूरा क्लाउडी वेदर और पूरे दिन धुम्मस बनी हुई रहती है तो इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन से ना करें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है स्प्रिंकलर इरिगेशन वालों को, क्योंकि जब पत्तों के ऊपर नमी बनी रहती है और कंटिन्यूसली वो 4 से 6 घंटा अगर पूरा उसको नमी मिल गया और बहुत ठंडा तापमान उसको मिल गया तो वो जल्दी ही जर्मिनेट होके लेट ब्लाइट आपके पौधे को इन्फेक्ट कर सकता है। और रेगुलरली आप अपने शेड्यूल में सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दवाई का इस्तेमाल करें जो लेट ब्लाइट के लिए रेकमेंडेड है। और दोस्तों, अगर लेट ब्लाइट नाम की बीमारी आपके फील्ड में आ चुकी है और सिम्टम्स आपने वेरीफाई कर लिए हैं कि ये लेट ब्लाइट ही है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना आप तुरंत इमरजेंसी में ही शुरू कर दें, बिल्कुल लेट मत करें। मित्रों, जहाँ पर लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन 1-2 पौधों से शुरू हुआ है वहाँ पर हमें स्पॉट एप्लीकेशन करनी होगी। दोस्तों, अगर लेट ब्लाइट नाम की बीमारी आपके फील्ड में आ चुकी है और आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ से जो शुरू हुई है वो 3-4 पौधे जहाँ से स्टार्ट हुआ है इन्फेक्शन लेट ब्लाइट का, वहाँ पर आपको स्पॉट एप्लीकेशन करना है। हंटिन ऑर्गेनिक्स का 100% नामक जो दवाई आता है वो, और उसके साथ नैनोरिच मिला के पूरे पौधों को आपको नहला देना है। और उसके तुरंत बाद ही आपके पूरे प्लॉट में, आसपास वाले प्लॉट में, सभी फार्म में आपको सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उसका आपको रेगुलर स्प्रे कर देना है। साइमोक्सानिल प्लस मैंकोजेब, फेमोक्साडोन प्लस साइमोक्सानिल, डाइमेथोमोर प्लस मैंकोजेब, फेनामिडोन प्लस मैंकोजेब, फ्लुओपिकोलाइड प्लस प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड और साइजाफोमाइड, ये दवाई का आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। और वाटर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें आपके स्प्रे में, जैसे पूरे पौधे कवर हो सके। और इनमें से कोई भी दवाई आप 2 बार से ज़्यादा रिपीट में इस्तेमाल ना करें। और ये सारी दवाई में से कोई भी दवाई को आप हर 7 दिन पे रिपीट करते रहिए जब तक इन्फेक्शन रुक नहीं जाता और अपना वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव नहीं हो जाता। तो दूसरी कौन सी बात से ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर कोई भी फिजिकल मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, कोई भी आदमी को वहाँ पर पास होने मत दीजिए। अगर आप खुद भी वहाँ पर जा रहे हो तो दूर से ही ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये बीमारी आपके पैरों से, आपके जूतों से भी एक फील्ड से दूसरी जगह तक फैल सकती है। वहाँ पर कोई ट्रैक्टर अगर आप स्प्रेइंग के लिए या अर्थिंग अप के लिए चला रहे हो तो ट्रैक्टर को भी आप सैनिटाइज या प्रॉपरली वॉश करके ही दूसरे फील्ड में इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो आगे की मूवमेंट को आप उसका स्प्रेड को रोक पाएँ। और दोस्तों, चलिए साथ में मिलके लेट ब्लाइट को हराते हैं, अपनी खेती को उन्नत बनाते हैं और ये देश को समृद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी आप क्या जानकारी चाहते हैं, अगर कुछ आप और जानकारी चाहते हैं ये बीमारी के बारे में या आलू के बारे में,
तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।